गॉडजिला बनाम म्यूटो। तबाही की शुरुआत एक वैज्ञानिक ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के भीतर एक प्राचीन राक्षस की खोज की। यह विशालकाय जीव किसी छड़ी जैसा लंबा था। इसकी पूंछ मछली के कांटे जैसी थी और यह लगातार विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस छोड़ रहा था। परमाणु रिसाव को रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर हजारों कम वोल्टेज वाले पावर ग्रिड लगा दिए और इसे नियंत्रित करने के लिए हर 48 घंटे में झटके दिए जाते थे। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो सभी के लिए सबसे बड़ा डर था। वैज्ञानिकों ने देखा कि राक्षस की विद्युत चुंबकीय तरंगें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रही थीं। फिर एक जोरदार झटके के साथ इसने पूरी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की शक्ति पल भर में सोख ली। डॉक्टर ने तुरंत आदेश दिया कि बिजली ग्रिड को चालू किया जाए और इसे खत्म किया जाए। जैसे ही स्विच ऑन किया गया, पूरा परिसर आग की लपटों में घिर गया। हाई वोल्टेज बिजली लगातार राक्षस पर छोड़ी जा रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ राक्षस की विद्युत तरंगें बंद हो गईं और हर कोई राहत की सांस लेने लगा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने नजदीक जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि राक्षस के शरीर के अंदर काले जीवों का एक झुंड धीरे धीरे हिल रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, राक्षस की बॉडी फट गई और उसके अंदर से एक और विशालकाय राक्षस बाहर निकला। म्यूटो का प्रकोप। राक्षस ने जमीन पर जोरदार कदम रखा और इसके विद्युत चुंबकीय तरंगों ने पूरे इलाके की बिजली व्यवस्था को नष्ट कर दिया। इसके जोरदार चीखने के साथ ही इसकी पूरी आकृति दिखाई दी। पूरी परमाणु प्लांट तबाही में बदल गई, लेकिन सौभाग्य से पावर ग्रिड ने इसे कुछ समय के लिए रोक दिया। इसी बीच वैज्ञानिकों की टीम ने एक रहस्यमय संकेत पकड़ा। यह राक्षस किसी और को बुला रहा था। सेना तुरंत हरकत में आई और राक्षस को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, यह उड़ गया और गायब हो गया। खतरा अमेज़न जंगल में। कुछ समय बाद सेना ने अमेज़न जंगल में एक विशाल छाया देखी। जब वे नजदीक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक 10,000 मीटर ऊंचा राक्षस समुद्र के अंदर से परमाणु हथियार निगल रहा था। सेना ने तुरंत लड़ाकू विमानों को भेजा, लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला करने की कोशिश की, राक्षस ने एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय तरंग छोड़ी, जिससे सभी विमानों की ऊर्जा नष्ट हो गई और वे आसमान से गिरने लगे। उसी समय एक और भयानक दृश्य देखने को मिला। समुद्री पानी अचानक पीछे हटने लगा, जिससे तट पर हजारों मछलियां और झींगे छूट गए। यह एक चेतावनी थी। एक विनाशकारी सुनामी आने वाली थी। जब लोगों को इस खतरे का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी की विशाल लहरों ने पूरे पश्चिमी तट को निगल लिया। शहर पल भर में पानी में डूब गया। गगनचुंबी इमारतें द्वीपों में बदल गईं। लोग इमारतों की छतों से बचाव संकेत भेज रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी मदद की पुकार असली विनाश को बुला रही थी। गॉडजिला की वापसी। और फिर वह आ गया, राक्षसों का राजा गॉडजिला। गॉडजिला ने इंसानों की अनदेखी की और सीधे म्यूटो नामक राक्षस पर हमला कर दिया। लेकिन यह लड़ाई ज्यादा देर नहीं चली। म्यूटो, जो गॉडजिला के सामने कमजोर था, तुरंत भाग निकला। हालांकि इस युद्ध ने पूरे शहर को खंडहर में बदल दिया। सेना ने तुरंत परमाणु संयंत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और वैज्ञानिकों ने म्यूटो के बारे में एक खौफनाक सच उजागर किया। यह अकेला नहीं था। वर्षों पहले वैज्ञानिकों ने फिलीपींस की एक खदान में गॉडजिला के कंकाल खोजे थे। उसी क्षेत्र में उन्होंने 2 विशाल अंडे भी पाए थे। यह स्पष्ट था कि इन्हीं अंडों के मालिक ने गॉडजिला को हराया था। लेकिन चिंता की बात यह थी कि उन 2 अंडों में से एक गायब हो चुका था। डॉक्टर ने महसूस किया कि भागा हुआ म्यूटो लगातार कोई संकेत भेज रहा था, जैसे कि किसी और को बुला रहा हो। सेना तुरंत उस खदान में गई जहां ये अंडे रखे गए थे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने जो दृश्य था, उसने सभी को हिलाकर रख दिया। वहां एक विशाल गड्ढा था और उसके अंदर एक पहाड़ जैसा विशालकाय राक्षस शहर की ओर बढ़ रहा था। गॉडजिला बनाम म्यूटो। अंतिम युद्ध। अब इंसानों के पास बस एक ही उम्मीद थी, गॉडजिला। जब गॉडजिला और म्यूटो के बीच टकराव हुआ तो पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल गया। म्यूटो ने गॉडजिला पर छलांग लगाई, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। तभी एक और म्यूटो प्रकट हुआ और उसने गॉडजिला पर पीछे से हमला कर दिया। अब गॉडजिला मुश्किल में था, लेकिन तभी मानव सैनिकों ने म्यूटो के घोंसले को नष्ट कर दिया, जहां इसके अंडे थे। म्यूटो ने यह देखा तो वह गुस्से में पागल हो गया और उसने परमाणु बम को निगलने की कोशिश की।
लेकिन तभी गॉडजिला ने अपनी सबसे ताकतवर चाल चली, ब्लू फायर अटैक। गॉडजिला ने म्यूटो के जबड़े को खोला और उसमें अपनी परमाणु ऊर्जा भर दी। पल भर में म्यूटो जलकर राख में बदल गया। गॉडजिला की जीत तय थी। हालांकि इस लड़ाई में गॉडजिला भी बहुत कमजोर हो गया था। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। सभी को लगा कि वह मर चुका है, लेकिन कुछ समय बाद वह फिर उठा और धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा। आखिरकार राक्षसों का राजा एक बार फिर समुद्र में विलीन हो गया। समाप्त। यह कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जो हनीमून पर गया था, लेकिन वे रास्ता भटककर पूरे 1 महीने तक समुद्र में बहते रहे। जब उनकी सारी उम्मीदें खत्म होने लगीं, तब पति को अचानक दूर एक द्वीप दिखाई दिया। खुशी से भरकर वे तुरंत उस द्वीप की ओर बढ़े। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि द्वीप पर कोई इंसान नहीं था, लेकिन खोजबीन के दौरान उन्हें एक पुराना और छोड़ा हुआ बेस मिला, जो शायद पहले एक आपूर्ति स्टेशन रहा होगा। मगर यह इतना पुराना था कि वहां से कुछ भी उपयोगी नहीं मिला। वे वापस जहाज पर जाने की योजना बना ही रहे थे कि अचानक एक भीषण तूफान आ गया। आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। घबराकर उन्होंने बेड़े, राफ्ट का सहारा लेने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं की वजह से बेड़ा आगे नहीं बढ़ सका। हार मानकर उन्होंने सप्लाई स्टेशन में ही रात बिताने का फैसला किया। सौभाग्य से पति के पास एक लाइटर था, जिससे वे ठंडी रात में आग जलाकर खुद को गर्म रख सके। अगली सुबह बारिश होते ही वे जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने समुद्र की ओर देखा तो उनका जहाज वहां से गायब था। यह देखकर वे स्तब्ध रह गए। इतने भारी जहाज का अचानक गायब हो जाना किसी रहस्य से कम नहीं था। पति ने बेड़ा लेकर जहाज को खोजने की योजना बनाई, लेकिन फिर समझदारी दिखाते हुए ईंधन बचाने का फैसला किया। वे द्वीप के दूसरी ओर जाने लगे, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में हंस, गीस देखे, जिससे अंदाजा हुआ कि वे दक्षिणी गोलार्ध में हैं। पति एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ समुद्र और यह निर्जन द्वीप ही दिख रहा था। वे फिर से सप्लाई स्टेशन लौट आए, जहां उन्हें कुछ सीप और समुद्री भोजन मिला। सौभाग्य से द्वीप पर ताजे पानी का स्रोत भी था, जिससे वे जीवित रह सकते थे। उन्होंने लकड़ियां जलाकर पहाड़ी पर एक बड़ा बचाव संकेत, रेस्क्यू सिग्नल बनाया, ताकि आसमान से गुजरते हुए विमान उन्हें देख सकें। देखते देखते 10 दिन बीत गए, लेकिन कोई मदद नहीं आई। भूख और कमजोरी से जूझते हुए उन्होंने द्वीप के हंसों का शिकार करने का फैसला किया। पति ने लोहे की छड़ से एक कुल्हाड़ी बनाई और शिकार करने निकला। पत्नी ने घृणा से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन रात के खाने में उसने सबसे अधिक स्वाद लेकर मांस खाया। 1 महीने तक इस द्वीप पर फंसे रहने के बाद एक दिन पत्नी ने समुद्र में एक क्रूज जहाज देखा और खुशी से चिल्लाने लगी। पति तुरंत उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते में पहुंचा, जहाज अचानक ओझल हो गया। वह टूट चुका था। निराशा में घिरकर वह समुद्र किनारे बैठ गया। अगली सुबह पत्नी ने देखा कि पति वहां नहीं था। उसे लगा कि पति उसे अकेला छोड़कर चला गया है। 5 दिन बीत गए, तभी उसने अचानक कुछ आवाजें सुनी। बाहर जाकर देखा तो उसका पति घायल अवस्था में लौट रहा था। दरअसल तेज हवाओं ने उसे द्वीप के दूसरी ओर बहा दिया था। वहां से वापस लौटने में उसे पूरे 5 दिन लग गए, लेकिन ठंड और भूख के कारण वह बीमार पड़ गया और अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। पत्नी को अब न सिर्फ खाने का इंतजाम करना था, बल्कि बीमार पति की देखभाल भी करनी थी। 1 महीने बाद उसने फैसला किया कि वह अकेले द्वीप में आगे जाकर देखेगी कि कहीं कोई और इंसान रहता है या नहीं। वह कुछ दिनों तक चलती रही, लेकिन उसे कोई इंसानी गतिविधि नहीं मिली। अब उसे लगने लगा कि दुनिया ने उसे पूरी तरह भुला दिया है। लेकिन तभी उसे समुद्र किनारे एक वैज्ञानिक शोध केंद्र, साइंस स्टेशन नजर आया। खुश होकर वह वहां पहुंची, लेकिन पाया कि वह जगह भी सुनसान थी। फिर भी उसे वहां कुछ सूखे बिस्कुट और एक जनरेटर मिला, जिसे उसने चालू कर दिया। बिजली वापस आ गई, जिससे उसे राहत महसूस हुई। अगली सुबह उसने एक कंटेनर खोला और उसमें एक छोटी नाव पाई। वह तुरंत नाव निकाल लाई ताकि किसी गुजरते जहाज को इशारा कर सके, परंतु वह चैन से नहीं बैठ सकी। अगले ही दिन वह अपने पति को बचाने के लिए नाव लेकर वापस सप्लाई स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। पति कहीं नहीं था। वह पूरी तरह बिखर गई, लेकिन तभी उसने देखा कि उसका पति अभी भी सांस ले रहा था। बिना समय गंवाए उसने उसे नाव पर चढ़ाया
और वापस वैज्ञानिक स्टेशन ले गई। धीरे धीरे उसकी देखभाल से पति की हालत सुधरने लगी। 1 महीने में वह ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। पत्नी अब खुश थी कि वह अकेली नहीं थी। एक दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने बाहर किसी जहाज का हॉर्न सुना। बाहर जाकर देखा तो वैज्ञानिक स्टेशन की ओर एक क्रूज जहाज आ रहा था। एक जोड़ा जंगल के एक सुनसान इलाके में समाधान खोजने के लिए गया था, लेकिन अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया। आदमी पर किसी चीज ने हमला किया और महिला जमीन पर गिर पड़ी। उसने कई बार अपने पति को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने पास जाकर देखा तो उसका पति 2 टुकड़ों में बंट चुका था। यह देखकर वह डर से भागने लगी और एक बड़ी गुफा में जा पहुंची। उसे लगा कि यह जगह सबसे सुरक्षित होगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला ताकि मदद मांग सके, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह सबसे खतरनाक जगह पर पहुंच चुकी थी। पीछे से किसी की मौजूदगी का उसे एहसास तक नहीं हुआ। अचानक उसके पति का हेलमेट अंदर फेंका गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, किसी ने उसे डंडे से जोरदार वार कर बेहोश कर दिया। अमीर जोड़े की जंगल यात्रा। इसी दौरान 2 अमीर जोड़े जंगल में 2 दिन और 1 रात बिताने के लिए आए थे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने एक स्थानीय गाइड को किराए पर लिया था। रात को उन्होंने एक जगह पर शिविर लगाया और आराम किया। अगली सुबह गाइड ने देखा कि एक नाव गायब थी। पूछताछ करने पर पता चला कि रात में 4 लोगों के बीच बहस हो गई थी। उनमें से एक ली ककी रातों रात भाग गया था। चूंकि केवल एक ही नदी थी, गाइड ने सुझाव दिया कि नदी के किनारे उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। जोड़े ने तुरंत नाव ली और नदी की ओर बढ़ गए। वे घाटी के तल तक पहुंचे, जहां लीसाओ ने बताया कि उसके पति को नाव चलानी नहीं आती थी, इसलिए वह जरूर दलदली इलाके में गया होगा। गाइड ने उन्हें चेतावनी दी कि वह इलाका बहुत खतरनाक है। वहां जंगल में रहने वाले जंगली लोग हैं, जिनके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन अमीर लोगों ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। मां ने गाइड का मजाक उड़ाते हुए कहा, ये सब तुम्हारे पूर्वजों की कहानियां हैं। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम सिर्फ हमें रास्ता दिखाओ। गाइड अनिच्छा से उनके साथ दलदल क्षेत्र में गया। जल्द ही उन्होंने ली कनी की लाश खोज निकाली। गाइड की खौफनाक मौत। गाइड ने उन्हें जंगल में खोजबीन के लिए केवल 1 घंटे का समय दिया, लेकिन वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वे सीधे गुफा के अंदर चले गए, जहां पहले वाली महिला थी। इस दौरान गाइड ने देखा कि झाड़ियों में कोई उसे घूर रहा था। उसे लगा कि यह अमीर जोड़े में से कोई होगा, लेकिन जब उसने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। जिज्ञासावश उसने झाड़ियों में जाकर देखा। वहां कई पुआल से बने पुतले थे, जो अलग अलग कपड़ों में थे। तभी उसे एक टोपी दिखी, जिस पर उसके दादा का नाम लिखा था। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक जंगली लोगों ने उस पर हमला कर दिया। गाइड घबराकर नदी की ओर भागा, लेकिन पानी में पहले से ही शिकारी घात लगाए बैठे थे। कुछ देर बाद अमीर जोड़े ने गाइड की नाव देखी, लेकिन उस पर खून के धब्बे थे। जब वे किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक उबलती हुई हांडी देखी। पास जाकर देखा तो उसमें गाइड का कटा हुआ सिर पड़ा था। यह देखकर वे दहशत में आ गए और तुरंत नाव में भाग निकले। जंगली लोगों के साथ आमना सामना नदी में आगे बढ़ते ही उनका रास्ता गिरे हुए पेड़ों ने रोक लिया। उन्होंने नाव को किनारे से घसीटकर आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी जंगली लोगों ने अचानक हमला कर दिया। लाओ मां ने पूरी ताकत से एक जंगली को गिरा दिया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी नाव बहकर आगे निकल गई। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे नदी के किनारे किनारे चलने लगे। रात हो चुकी थी। उन्होंने जंगल में रुककर आराम करने का फैसला किया। लाओ मां की पत्नी ने पूछा, क्या वे हमारे पीछे आएंगे? उसने जवाब दिया। गाइड ने बताया था कि ये जंगली पहले शिकार को घायल करते हैं, फिर धीरे धीरे उसका पीछा करते हैं। जब वे भूखे होते हैं तभी अंतिम हमला करते हैं। सबने जंगल के फलों से पेट भरा और सो गए, लेकिन लाओ मां मच्छरों की वजह से सो नहीं पा रहा था। उसने खुद को मिट्टी से ढक लिया और वहीं जमीन पर लेट गया। अंतिम संघर्ष रात के अंधेरे में लाओ मां ने जंगली लोगों की परछाइयां देखी। उसने धीरे से एक चाकू उठाया और झाड़ियों में छिप गया। जब एक जंगली पास आया तो उसने अचानक हमला कर दिया, लेकिन जंगली उससे ज्यादा ताकतवर था। तभी लीकनी लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा और उसने जंगली पर हमला कर दिया। लड़ाई में लाओ मां जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि लीकनी को जंगली लोगों ने पकड़ रखा था। वह धीरे धीरे उनके पीछे गया, लेकिन सामने 3 जंगली खड़े थे।
लाओ मा जानता था कि वह उन्हें हरा नहीं सकता। उसने अपने दोस्त को बचाने का वादा किया था, लेकिन अब उसे छोड़कर जाना पड़ रहा था। सुबह लाओ मा वापस उन दो महिलाओं के पास गया। उसने झूठ बोला कि ली कड़ी खुद भाग गया है, लेकिन महिलाओं को पता था कि वह जंगली लोगों के कब्जे में है। नदी में आखिरी लड़ाई अचानक जंगली लोग फिर से उनके पीछे पड़ गए। वे घबराकर नदी की ओर भागे, लेकिन आगे रास्ता बंद था। मजबूरन वे जंगल में घुस गए, जहां हर तरफ जाल बिछे थे। ली खटी गलती से एक जाल में फंस गया और उसकी कंधे पर भाला घुस गया, लेकिन महिलाओं ने उसे बचाने के लिए जोखिम उठाया और उसे बाहर निकाला। जल्द ही वे झरने के पास पहुंच गए। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने झरने से छलांग लगा दी। नदी में बहते बहते वे एक शांत जगह पहुंचे, लेकिन जंगली लोग अब भी उनके पीछे थे। आखिरी बलिदान लाओ मा ने एक योजना बनाई। उसने पेड़ पर चढ़कर अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में लगाया और एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें जंगली लोगों को गालियां दी। जैसे ही जंगली लोगों ने आवाज सुनी, वे उसकी ओर दौड़े, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह एक जाल था। लाओ मां ने मौका पाकर जंगली नेता को चाकू से मार डाला, लेकिन अब वह दो महिला